सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आजकल झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ताई तो सही, कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है? अगर आपने इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। छोटे भाई की तरह अजीज है। पूरी क़यादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शौकात नोटिस दिया गया। तमाम पीटीआई वर्कर के सामने इस चीज को हम ये लाना चाहते हैं कि आप कोई टेंशन न लें, आपकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। IMF के हवाले से ये काम किया जा रहा है। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनके जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नजर आएगा। अहमद खान भच्चर साहब, आपने 96 वोट्स लिए और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपने 224 वोट्स लिए। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस असेंबली को मस्बत तरीके से चलाने के लिए और इस सूबे के लोगों की खिदमत करने के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की खिदमत करने के लिए वो हम सब एक बेहतर रोल अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब और सिंध असम्बली के जो नौ मुंतखब अरकान हैं, उन्होंने नए जो अरकान हैं उन तमाम अरकान ने अपने बतौर रुकने सूबाई असम्बली उन्होंने हल्फ तो उठा लिया, लेकिन एक दूसरा एक मसला है कि कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने कब हल्फ उठाना है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो नज़रें हैं वो इस तरफ नज़रें हैं कि सदर ममलकत की जानिब से जो समरी उनको भेजी गई है, ये खबरें सामने आ रही हैं कि अभी तक सदर की जानिब से उस समरी पर दस्तखत नहीं किए गए। और वजूहात जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि शायद सदर साहब का ये ख्याल है कि इस वक्त जो रिजर्व सीट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जिसमें पीटीआई के हिमायती याफ्ता अरकान ने शमूलियत इख्तियार की थी, उनको वो रिजर्व सीट्स नहीं मिली। तो शायद ये उनका ख्याल है कि ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सका। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि अगर सदर इजलास ना भी बुलाएं तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुला सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स जो हैं वो अलॉट करने का जो मामला है वो ताहाल हल नहीं हो सका। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा कि कराची में JUIF की जानिब से जो एहतजाज था, जो धरना था, वो कल तमाम मनाजिर आपके सामने है कि वहाँ पर एहतजाज था। ANP की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है और जो दीगर जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन जो जमातें हैं उनके इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो एहतजाज के बावजूद और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुस्लिम लीग नून को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कौमी असम्बली का इजलास क्या स्पीकर कौमी असम्बली बुला सकते हैं, रिजर्व सीट्स का मामला है और जो सियासी जमातों के इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। सर, सबसे पहले तो अगर बिलावल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी हो तो वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद जो है वो बिलावजह तनकीद की जा रही है। बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि उन पर पीपल्स पार्टी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो जमातें तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज कर रही हैं वो सबूत तो दें कि कहाँ पर और किस निशिस्त पर धांधली हुई है। हाँ, धांधली क्या हम सब के सामने बैठ के करनी थी? धांधली फॉर्म 45 खुद बता रहा है कि धांधली हुई है। वो धांधली अभी आज अब आप हमारे साथ मिल के जो है ना वो एक 10 हल्के 15 हल्के 10% हल्के 10-15% हल्के खोल लें, अभी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे धांधली हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इन बातों का सबूत होता है। सबूत तो ये है कि लोगों को पहले से पता था कि आपकी यानी बिलावल साहब की पार्टी की कितनी सीटें होंगी, नून लीग की कितनी सीटें होंगी, MQM को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये पहले से मालूम था। तो जब पहले से मालूम था और उसके मुताबिक हुआ और ये जो सारे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ ये वैसे ही मचा हुआ है। आ जाए बिलावल वाला हल्का खोल लेते हैं और 4-6 हल्के और जो है सिंध में खोल लेते हैं, 4-6 सूबा बलूचिस्तान में खोल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे सर, आपको लगता है कि बिलावल साहब के हल्के में भी धांधली हुई है? जी, आपको लगता है कि बिलावल साहब के हल्के में भी धांधली हुई है, वो भी हल्का खोला जाए? वो हल्का खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कमाल किए हुए हैं बिलावल साहब ने और बिलावल साहब की पार्टी ने। वो सर क्या सर वहां पर आपकी सर मालूमात क्या है, वहां पर क्या हुआ है बिलावल साहब के हल्के में?
बैठ के ठप्पे लगाए गए हैं, अपने लोग उन्होंने अपॉइंट किए हैं, आरओ अपना था, पीओ अपने थे, और उसके बाद जो ना बैठ के इन्होंने ठप्पे लगाए हैं। बिलावल साहब वाले वो हल्के में भी हुआ है, दूसरे पूरे सिंध में इसी तरह से हुआ है। तो ये कहते हैं कि जी इससे पहले आपने कभी इतनी सीटें ली नहीं थी, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो इसमें सिंध में जेयूआई जो है इस वक्त भी कंटेस्टिंग वो दे रही है। इनके वालिद मोहतरम खामखा उसमें जेयूआई को कह रहे थे कि 7 सीटें ले लो, 10 सीटें ले लो, 5 सीटें ले लो। जब जेयूआई की इतनी हैसियत नहीं थी तो फिर उसमें इस तरह की ऑफर करने की तो जरूरत नहीं थी। फिर तो कहते हैं कि सर ये जरदारी साहब ने आपको ऑफर की थी कि 7 सीटें सिंध में ले लें। जी, जरदारी साहब के मुंह से ये बात आ रही थी कि 7 सीटें जो ना सिंध में ले लें। ये इंतखाबात से कबल, इंतखाबात से जाहिर है कबल की बात है ना, कि उसमें कि आप जीटीए के साथ जो है ना वो ना बनाए, मिलके ना बनाए, आप हमारे साथ मिलके बनाएंगे। उसमें तो ये आ रही थी सारी बातें, आप मीडिया पे भी आई हुई हैं, और वैसे भी जो है ना अब वो कहेंगे इस बात का क्या सबूत है, तो जाहिर है इस पे ये बात तो 2-3 लोगों ने कई के दरमियान हुई होगी। इस बात को कोई रिकॉर्डिंग तो थोड़ी हुई होगी कि इस बात का क्या सबूत है, या धांधली क्या सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी हुई होगी कि उसका क्या सबूत है। उसका तो सबूत सिर्फ यही है कि अभी हल्के खोले, एक सर्टेन परसेंटेज खोल लेते हैं पूरे मुल्क में, अभी पता चल जाएगा धांधली हुई है या नहीं हुई है। उसकी धांधली का एक और सबूत आपको बता देता हूँ। कौमी असम्बली के हल्के जाके वो जो पोलिंग स्टेशन है जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं सूबाई हल्कों में, पूरे पाकिस्तान में एक हल्का भी ऐसा नहीं है जहाँ पे उसके जो ना वोट आपस में मैच करते हो। दो लीफ वहाँ जारी होती है ना, एक सूबाई हल्के सूबाई असम्बली के लिए और एक कौमी असम्बली के लिए। आप पूरे पाकिस्तान में इसका इस तरह से ऑडिट कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 20-20, 25-25 हज़ार का फर्क है। तो 20-25 हज़ार का फर्क जो है, या ऊपर धांधली हुई है या नीचे धांधली हुई है या दोनों में धांधली हुई है, ये किस तरह से हो सकता है कि 20-25 हज़ार जो ना एक हल्के में लोग जो है ना वो आए और वो उसके पास 2 लीफ हो और 1 लीफ लेके घर चले जाए। तो लेकिन कामरान साहब, आप खुद सर सीनियर कानूनदान भी हैं, आप समझते हैं कि बिलावल साहब के हल्के में अगर धांधली हुई है तो आप कोई किसी अदालत जाने का इरादा भी रखते हैं कि वो सबूत आप अदालत में पेश करें और ये मामला चैलेंज करें, बिलावल साहब की कामयाबी चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं आप? यकीनन उसको चैलेंज भी करेंगे, मगर इसमें आप अपना निज़ाम इंसाफ भी तो देख लीजिए ना। आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं, कितने दिन हो गए हैं? 20 दिन होने को, और 20 दिन के अंदर जो ना वो अभी तक कोई डिस्पोजल नहीं है। अभी तक आपके जो ना फॉर्म 45 और फॉर्म बाकी रिमेनिंग फॉर्म जो ना वो अपलोड नहीं हुए। ठीक है जी, तो जो निज़ाम इंसाफ देख लीजिए ना, इसमें 60 दिन के अंदर फैसला करना है, और 60 दिन के में से जो है ना वो 1/4 जो है वो हिस्सा गुजर चुका है, और आप इसका अभी तक जो है ना केसों के फैसले जो ना वो सिर्फ यही आ रहे हैं कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि आप ट्रिब्यूनल चले जाएं, आप फलां जगह चले जाएं, आप फलां जगह चले जाएं। इवन रीकाउंटिंग सिर्फ मासवाए 2-3 हल्कों के वो किसी और जगह पे नहीं दी गई है, और वो जो दी गई है उसका भी जो है ना मुनासिब नहीं है कि उसके ऊपर तबसरा किया जाए। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास आप चले जाएं, वो टेनोर गुजर जाएगा और उसके बाद उसकी बारी आएगी, और उसके बाद जो है ना वो कहें कि जी वो साबित नहीं कर सके थे हम अदालत में जाके। लेकिन कमरान साहब, जैसे आपने शुरू में फरमाया सर कि इंतखाबात से कबल ही ये सारा मामला जो है वो क्लियर था कि किस जमात को कितनी नशिस्तें जो है वो मिलनी है। तो उस वक्त तो ये भी मामला था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आज़म बनेंगे 4थी मरतबा और क्लीन स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून। लेकिन अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून तो वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको जो आदाद शुमार है, खासतौर पर अगर पंजाब, KP और सिंध आप देखें तो वो क्लीन स्वीप का कहीं पे भी नहीं था। वो टोटल जो है ना वो नवाज शरीफ के लिए जो है ना 100 का वो था, उसमें मेल मिला के रिजर्व सीट्स के साथ। और आपने कहा वो वजीर आज़म बनने आती, तो वजीर आज़म अब घर के चिराग से अगर आग लग जाए तो फिर उसका तो कोई दूसरे कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो उनका इंटरनल मामला है। वो इंटरनल तकसीम उसमें कर समझ लीजिए कि इंटरनल तकसीम में उनके हिस्से में कुछ आया और दूसरी तरह से कुछ आया, या कौन किसको ज्यादा महबूब है, कौन किसको कम महबूब है, वो सारा कुछ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो उस नहीं तो सर, ये जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, इसमें आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की रजामंदी शामिल नहीं है? रजामंदी तो शामिल आप कह लें, मगर उसमें आपने इश्तिहार देखे हैं, वो जो पहले जो इश्तिहार जो पूरे पेजर जो है ना वो शाया हो रहे जी, उसमें तो ऐसा नहीं था ना, उसमें ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गया ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम जो है ना वो या तो जिन्होंने ये साथ बिछाई है उनकी तरफ से आया, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम हुआ। तो इस दो के अलावा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें।
अच्छा, लेकिन सर इस वक्त जो आपके पीटीआई के साथ मुलाकातें हुई, जो बातचीत हुई, उस हवाले से बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या पीटीआई के साथ मिलकर आप पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे, अदालतों से रुजू करेंगे, या क्या स्ट्रेटजी होगी सर आपकी? देखिए, वो हमारे पास तशरीफ लाए थे, हमने उनको पूरे एहतराम के साथ वो हमारे साथ बैठे, कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई। सिर्फ एक ही पॉइंट था हमारा और उनके दरमियान कि इलेक्शन में धांधली हुई है। वो भी इस बात पे मुत्तफिक थे कि धांधली हुई है और हम भी इस बात थे। इसके अलावा की कोई बात नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी अभी तक तजवीज़ आई है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ गई है। जब कोई बात आएगी तो फिर उसको यकीनन जो ना पहले पार्टी के अंदर डिबेट करेंगे, उसके ऊपर डिबेट करने के बाद जहन साजी करेंगे, जहन साजी करके फैसला करेंगे उसमें, और देन जो है ना वो उसमें पब्लिक में आएगा। वो एक आदमी तो फैसला नहीं कर पाता। लेकिन सर ये आपने इंतखाबात से पहले, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो इंतखाबात से कबल ये भी एक बात ज़ेर बहस थी, बहुत से सोशल मीडिया पे भी थी, सियासी रहनुमा भी ये बातें जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि सदर ममलकत जो हैं वो शायद मौलाना साहब बनेंगे। तो अभी सूरत हाल जो है सर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी हम ये क्या इस बात को रूल आउट किया जा सकता है, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, पीटीआई के साथ या दीगर जमातों के साथ रब्ता करके मौलाना साहब जो हैं वो बतौर उम्मीदवार सामने आ सकते हैं? देखिए, मौलाना साहब की तरफ से मैंने खुद भी इस बात को डिस्प्यूट किया था कि वो सदर बनने के कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं है, या वो इतने भी कच्चे नहीं है कि वो उसमें जो ना वो इस झांसे में आ जाए। ये इस तरह के मामला कभी भी नहीं थे, और किसी एक दोस्त ने अगर कहीं किसी मीडिया पे कह दिया है अपने मोहब्बत में, तो वो और अलग से बात है। अदरवाइज तो यहाँ पे सियासत में मफाद की बात होती है, वजन की बात होती है। अगर हमारा इतना वेट होता इस इलेक्शन के नतीजे में, हमारे पास इतनी सीटें होती, तो उसमें बार्गेनिंग में कुछ भी हो सकता था। कोई भी सदर हो सकता था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता था, या कोई और ओहदे हो सकते थे। तो वो हमें, चूंकि हमारा मैंडेट ले लिया गया है, तो ऐसी कोई बात न थी, न है, ना अभी हम आगे कर रहे हैं इसको। लेकिन सर 2018 में तो एक मुख्तलिफ बातें थी। 2018 में जिनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, जिनकी तरफ इशारा किया जाता था, 2024 में तो सर वो चीज़ें नहीं थी। तो 2024 में JUIF क्या देख रही है कि 2024 में ऐसा मुख्तलिफ क्या हुआ कि JUIF को वो निशिस्तें, वो मैंडेट नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था? देखिए, 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ था, और वो मैंडेट लेके किसी एक को दिया गया था। अब भी मैंडेट चोरी हुआ है, और वो मैंडेट लेके कुछ एक से ज्यादा लोगों को दिया गया है। आप उसको 3 भी कह सकते हैं कि 3 लोगों को दिया गया है। तो ये मैंडेट है, वो उन्होंने रिकवर करके 2018 वाला रिकवर करके जो है वो किसी और को जो है ना वो दे दिया। लाडला पहले कोई और एक था, अब लाडले कुछ ज्यादा हो गए। तो इट्स ओके, ठीक है, ये पाक सरजमीन का निजाम है ये। हाँ, लेकिन सर इस वक्त अभी आपने अपोजिशन में रहकर भी, आपने हुकूमत में रहकर भी, आप मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे, PDM हुकूमत में भी, और जब अपोजिशन में PDM बनी उस वक्त भी आपने लीड किया पूरी अपोजिशन को। आपका कोई गिला है पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से कि आप मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे लेकिन उन्होंने आपको या ऑन बोर्ड नहीं लिया, या आप समझते हैं कि मामला तय नहीं पा सके? देखिए, ये 2 पार्टियां या तीसरी पार्टी तो बेनिफिशरी है ना, मगर बेनिफिट किसने दिया और किसने मैनेज किया, असल मसला तो हमारा उनके साथ है। पहले भी मसला हमारा उनके साथ ही था, अब भी मसला हमारा उन्हीं के साथ है कि वो कौन होते हैं कि ये डिसाइड करें कि किसके पास कितनी सीटें जानी चाहिए या किसको किस साइज में रखना चाहिए। अगर ये फैसला उन्होंने करना है तो फिर ऐसी जमहूरियत से फिर हम बाज आए। चलें ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने अहम बात की है कि बिलावल भुट्टो का जो हल्का है जहाँ से वो कामयाब हुए हैं, वो नताए शायद JUIF चैलेंज करने का इरादा रखती है, और वो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी धांधली के ज़रिए ही कामयाब हुए हैं। ये JUIF का मौक़िफ़ है। अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो कौमी असम्बली इजलास बुलाने का मामला है और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स अलॉट करने का मामला है, उस पर हम बात करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इस वक्त जो सवालात उठाए जा रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से और रिज़र्व सीट्स के हवाले से, इसी पर हम बात करेंगे। मुशीर कानून वज़ीर आला पंजाब के हैं कंवर दिलशाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाह साहब। सर, इस वक्त सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दो जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके अरकान ने हल्फ तो उठा लिया है, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उनकी तारीख जो है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। तो इस वक्त कौमी असम्बली की तरफ सबकी नजरें हैं कि कौमी असम्बली का इजलास कब होगा। समरी भेजी गई है लेकिन ताहाल कोई मंजूरी नहीं हो सकी। ये मामला किस तरह आप देख रहे हैं? जो आइन का जो आर्टिकल 91 है, हाँ, और उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आइन के आर्टिकल 223 के तहत 14 दिन के अंदर अंदर गजट नोटिफिकेशन करने का मजाज है। इसी तरह 21 दिन के अंदर अंदर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का इजलास तलब करना जो है वो भी आइन की जरूरत है। और आइन के आर्टिकल 91 और आर्टिकल 224 के तहत ये 21 दिन के अंदर अंदर जो है सूबाई और कौमी असम्बली का इजलास तलब करना लाजमी है, मैंडेटरी है, शर्त का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से ये जो मामला आ रहा है, तो अभी चूंकि 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए हैं तो आइन के मुताबिक ये 29 फरवरी से पहले पहले कौमी असम्बली का इजलास तलब करना लाजमी होगा, मैंडेटरी है। जबकि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनके भी इजलास हो रहे हैं, हो चुके हैं, और बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी हो चुके हैं। और इसी तरह से वज़ीर आला का इंतखाबात भी हो रहे हैं पंजाब में 26 तारीख को, और बाकी सूबों में 27 से पहले पहले वज़ीर आला का भी इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह सदर ममलकत को भी चाहिए कि इजलास को तलब करें, और ताकि 21 दिन के अंदर अंदर जो है इजलास तलब हो जाए, और उसके बाद वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जा सके। लेकिन कंवर दिलशाह साहब, यहाँ पर अब डार साहब ने भी गुफ्तगू की थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर सदर साहब इजलास नहीं भी बुलाते तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं। क्या ये दुरुस्त है कि स्पीकर इजलास बुला सकते हैं? वो बिल्कुल आइन के मुताबिक अगर कोई ऐसी वजूहात पैदा हो जाती है कि सदर ममलकत आइन का अपना कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, तो फिर उसमें 1/3 जो है कौमी असम्बली के मेंबरान अरकान वो स्पीकर को अपने लिख के भेजें तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक उन्होंने चूंकि हलफ नहीं उठाया तो स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास किसके क्या रिक्वेजिशन बुला नहीं सकता, क्योंकि अभी हलफ नहीं उठाया। तो नजर ये आ रहा है कि स्पीकर के यहाँ इख्तियार नहीं है या सदर ममलकत के इख्तियार है। सदर के स्पीकर के तब होते हैं जब हलफ हो जाता है। हलफ होने के बाद तो 1/3 जो है कौमी असम्बली के अरकान उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके डिमांड पर कौमी असम्बली का इजलास हो सकता था। अब चूंकि अभी तक हलफ नहीं उठाया गया है तो लिहाजा वो कानून की नजर में स्पीकर जो है वो इजलास तलब करने का मजाज नहीं है, और स्पीकर भी अबूरी स्पीकर है क्योंकि असम्बली डिजॉल्व हो गई है, वो स्टॉप गेप अरेंजमेंट का स्पीकर है, तो वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का मजाज नहीं। लेकिन सर कंवर दिलशाह साहब, अगर 29 तारीख तक सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो जैसे बिलों के मामले में जैसे होता है कि 14 दिन 10 दिन का होता है कि अगर ज्वाइंट सेशन से मंजूर हो गया और सदर साहब अगर दस्तखत नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है, तो क्या इसमें आप बता सकेंगे कि सदर साहब कितनी ताखीर कर सकते हैं? क्या 29 से आगे जा सकते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा। सदर ममलकत जो है दस्तखत करने के मजाज में सब कर देंगे, इसलिए कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में सदर साहब क्यों कर रहे हैं, जबकि आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 91 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है और आर्टिकल 223 में लिखा हुआ है कि वो बाकायदा जो है उसके मुताबिक इजलास तलब करना लाजमी है। तो अगर कोई नामुज़ीर हालात तो है नहीं, मुल्क में माशरा भी नहीं है, इमरजेंसी भी नहीं है, तो सदर मुल्क के पास तो इख्तियार नहीं है कि वो 29 फरवरी को आगे लेके जाए। लेकिन वज़ीर आज़म का इंतखाब ठीक है 2 या 3 मार्च हो सकता है, स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 2 या 3 मार्च को हो जाएगा, लेकिन इजलास तलब करना, हल उठाना, ये 21 दिन की रिक्वायरमेंट है, लाजमी है। अच्छा, लेकिन सर इसी के साथ साथ अब जो रिजर्व सीट्स का मामला आ रहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रुजू भी किया है, आपको क्या लग रहा है, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो रिजर्व सीट्स मिल सकेंगी या फिर ये मामला अदालत जाते हुए आप देख रहे हैं?
मेरा ख्याल है कि सदर मुमलकत जो है वो अभी तो उनके पास टाइम है, अभी तो 29 बहुत दूर है, तो मुमकिन है वो प्रोसेस कर देंगे, ऐसा उसमें अब आम नहीं है। वो ये महसूस कर रहे होंगे क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ख्वातीन की और मिनॉरिटी की जो खसूसी नशिस्तें हैं उसका फैसला कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त, वो भी अच्छी खासी तादाद में उनको मिल जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में फैसला पॉजिटिव फैसला ले जाता है उनकी ख्वाहिश के दरखास्त के मुताबिक, तो ये तो हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 3-4 दिन लगाए हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं किया। इसका मतलब है कि वो पूरे आइन कानून और सिविल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो तमाम फैसलों की रोशनी में वो गौर अफरोज कर रहे हैं, और लेकिन बहरहाल उसकी ख्वातीन की नशिस्तें वो आती जाती रहेगी, उससे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर नहीं होनी चाहिए, और वो ताखीर जो है वो मेरा ख्याल में अब पहले वो कर देंगे तो 28 से वो फैसला हो जाएगा, तो उसको कर देंगे और इलेक्शन के पाकिस्तान कल अपना फैसला कर देंगे। ठीक है कमर दिलशाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला ना। कमर दिलशाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएँ, और सदर ममलिकत जो है वो पाबंद हैं कि 29 फरवरी से कबल या 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएँ ताकि जो नौ मुंतखब अरकान हैं वो हल्फ उठा सकें। अब रिज़र्व सीट्स का मामला भी हमारे सामने है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा है, अब देखेंगे उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला सामने आता है। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से सवालात उठ रहे हैं या जो तनकीद हो रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून को खुद कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, और इस वक्त जो भी सवालात उठ रहे हैं या इवन अगर आप JUIF को देखें तो वो भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रही है। हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोयल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंतखाबात के हवाले से अब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। लाहौर के हवाले से कहा जाता था, पंजाब के हवाले से कि वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, PTI के साथ तो चलें धांधली हुई, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ शेख साहब? ये तो जो शख्स ये बात कर रहे हैं आप, ये सवाल उससे बनता है कि वो बता दे आपको क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ात क्या है उसके। असल तो पता क्या मजाज ये बन गया हुआ है नादर कि हम लोग सिर्फ जीतना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या कोई खेल का मैदान हो, कोई भी शुबा है जिंदगी में, कोई हमारी अब ये मजाज रहा ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं रही। और जब बर्दाश्त हो जाती है आपकी, जब आपको सिर्फ यही आपके ज़हन में एक खन्नास आ जाता है कि जी आप सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो फिर जरा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। वरना तो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त अगर ये सोचा जाए ना, मेरे नज़दीक तो इस वक्त जो सोच है ना वो होनी ये चाहिए कि इस मुल्क को आप मजबूत कैसे कर सकते हैं, मुल्क के अवाम को आप इस गर्दाब से जो मुश्किलात है उससे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, जो नहीं जीतता वो ये शोर में जाना शुरू कर देता जी मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे साथ धांधली हो गई। भाई धांधली होगी तो मत लड़ो इलेक्शन, जाओ कहीं जाके आराम से सुन लो। हर किसी एक जैसे ही मेजोरिटी होती है ना यार, और ये पता नहीं, बस ये मेरा कंक्लूजन यही है कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज समा गई हुई है कि हमने सिर्फ जीतना, हारना तो हमारी शिफ्ट में लिखा ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन सर आपके जो सियासी मुखालफिन है शेख साहब जो आपके सियासी मुखालफिन है वो ये कह रहे हैं कि 2018 में लाडला कोई और था और अब 2024 में लाडला एक नहीं है बल्कि लाडले हैं, 2-3 हैं, तो उनको मैंडेट जो है 2018 में भी चोरी हुआ और 2024 में भी चोरी करके उनको मैंडेट दिया गया है। देखिए ना, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ, तो ये जब अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा ये खुद भी चोर है, और जब ये बात इनके सामने आएगी तो फिर इनके पास और कुछ नहीं रह जाता। यानी कि अगर आपके साथ मामला तय हो जाएं तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर किसी दूसरे के साथ मामला तय हो जाए तो वो भाई खतरनाक चीज है।
पर मुझे समझ नहीं आती कि ये बातें क्यों की जा रही है। मेरी समझ से बाला था 18 में नहीं इलेक्शन शेख हुआ साहब, तो क्या फिर नहीं खत्म शेख हो साहब, फिर आपके साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा गए थे? नहीं, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है यार, मुस्लिम लीग भी एक सियासी जमात है, दोनों की अपनी अपनी सियासी सोच है, अपने सियासी रास्ते हैं, कहीं इस्लामाबाद हो जाते हैं, कहीं जाके आप मिल जाते हैं। और इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, इस वक्त जुमला सियासी जमातों को अपनी अपनी जाती पसंद और नापसंद और अपने जाती मफादात से उठ के सोचना चाहिए यार। इस मुल्क का सोचने बहुत कुछ हो गया, अब क्या यही राग लापते रहेंगे कि जी बस ज्यादती हो गई। हाँ, हाँ। पर ठीक है, मान लिया चले ज्यादती होगी, आगे देखें ना यार, आगे चलें। आप आगे की बात सोचें, इस मुल्क का सोचें। तो आप क्या तमाशा लगा के बैठे हुए, कोई IMF को, लेकिन शेख IMF साहब, अब को शेख साहब यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं, जो मियाँ साहब बाहर थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इलाज के लिए बाहर गए थे, वो वापस आए, केसेस का सामना किया, जमानतें हुई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का सर पाकिस्तान की मुल्की सियासत में आप कितना और क्या किरदार देख रहे हैं आने वाले दिनों में? नहीं, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, मियाँ साहब की जो तिब्बी मामलात हैं वो खासे उलझे हुए हैं। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, मैं तो कॉलेज तो हूँ नहीं उनका और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो बज़ाहिर मैं देखता हूँ वो यही नजर आता है। अब बात यह है कि जब मियाँ साहब यहाँ पे तशरीफ लेके आए तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, और जब ये इलेक्शन का सिलसिला चल रहा था तब भी वज़ीर आज़म थे। अब ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म का मनसब छोड़ के अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सरबराह है, रूए रवा है। और अगर आप मेरी निगाह से या आप एक सियासी एक वर्कर की निगाह से देखें तो मियाँ साहब जो हैं वो एक महवर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। अब जबकि एक ये जो ऑफिस है आपका, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये खासा मुश्किल मामला है, बड़ी स्ट्रेस वाला मामला है, बड़ी प्रेशर वाला मामला है। तो उसमें मेरा ख्याल में उनकी तिब्बी हालत ऐसी नहीं है कि वो इस प्रेशर को ले सकते। और अगर वो उस वक्त जब ये शुरुआत थी उस वक्त ये ऐलान कर देते कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हूँ, तो अवाम और उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का दिल मेरे ख्याल में शायद टूट जाता और वो उस दिलजमाई से सियासी अमल में हिस्सा ना ले सकते जैसे कि वो ले रहे थे। तो ये मेरे अंदाजे में तो ये बड़ा अच्छे एक ऐसा कदम था उनका कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, जब आपने इलेक्शन खत्म हो गया, जब इलेक्शन के नतीजे आपके पास आ गए, जब आप उस ऑफिस में जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को उस ऑफिस से विड्रॉ कर लिया। अब आगे देखें ना, अच्छा, आगे देखें कि उनकी दुख्तर जो है, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है इस मुल्क की मुस्लिम लीग नून की, वो अब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शेख रोयल असगर साहब हमारे साथ ही हैं, उनसे मजीद जो अहम सवालात हैं वो उनके सामने रखेंगे और उन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, क्या फिर आपकी जो ज़ाती राय है या जो आपकी सोच है वो ये हम कह सकते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि मियाँ साहब की तबीयत इजाज़त नहीं देती कि वो इतना प्रेशर ले सकें, लेकिन वो ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे, वो इंतखाबात के बाद उन्होंने डिस्क्लोज़ करना था, लेकिन ये डिसाइडेड पहले था कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे? मेरा जाती तजिया, देखिए मेरी सोच गलत हो सकती है, मेरी सोच के साथ कोई इख्तलाफ कर सकता है, कोई मेरी बात से इनकार कर सकता है। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायद हो सकता है मैं ठीक सोच रहा हूँ। लेकिन सर, इसी के साथ साथ अब आप देखें तो पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है वफाक में, लेकिन वो वजारतें नहीं ले रही।
इससे आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना जो सियासी नुकसान है वो नहीं करना चाहती, या फिर आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वाकई सियासी नुकसान होगा, सारा बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, IMF के साथ मुआहदे होंगे, महंगाई होगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, तो ये सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा? या इसके पीछे आप क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है लेकिन वजारतें नहीं लेगी? मैंने आपको अर्ज किया ना कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे। और ये ऐसा नहीं है यार, मैं आपके प्रोग्राम में एक अर्ज कर दूं आज, ये मेरी बात नोट कर लीजिए और लिख के रख लीजिए अपने पास। जो आपकी बैरूनी कुव्वतें हैं ना, वो पाकिस्तान को कभी तनहा छोड़ेंगे नहीं, कि दो वजूहत हैं। पता नहीं आपको पहले भी कभी किसी ने कहा होगा, इस पे जरूर बहस की होगी, जरूर इस पे अपनी आरा दी होगी, लेकिन मेरा अपना सोचना यह है कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, एक बात। दूसरी बात, आप जरा आप ये क्यों भूल जाते हैं यार, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। आप समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क को दुनिया तनहा छोड़ देगी, बर्बाद होने के लिए छोड़ देगी, ताकि वो फिर अपना रास्ता खुद तलाश करें? ये नहीं हो सकता भाई। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए थोड़ा सा, अब वही बात फिर वही आ जाती है, ना हमारे में बर्दाश्त रही है, ना सबर रहा है, ना हम कुछ देर के लिए अपने आप को खामोश रखते हैं कि देखें हालात किस तरफ जाते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी चूंकि एक सियासी जमात है, सियासी सोच है उनकी, सियासी अप्रोच है उनकी, वो भी शायद इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि यूं ही मामला पटरी पर पड़ेगा, सीधा रास्ता नजर आएगा और पीपल्स पार्टी फौरन आपकी हुकूमत में शामिल हो जाएगी, और फिर आगे अल्लाह खैर सदा फिर ठीक काम चलता रहेगा, और आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, मुल्क के बसने वाले भी खुश होंगे इंशाल्लाह। मेरी तो भाई देखें बात ये है नाज़िर साहब, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं अब कहाँ जाऊँ, और मेरा तो सारा ओढ़ना बिछोड़ना यही है। हम जैसे लोग तो पाकिस्तान की हर वक्त खैर मांगते हैं यार। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं है तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, हम तो एक बेसहारा किस्म के लोग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो सच्ची बात है, मैं तो हमेशा मुस्बत सोचता हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना रहम करम करे इस मुल्क के ऊपर, मुल्क के अवाम के ऊपर, बेहतर हो जाएगा यार। लेकिन शेख साहब, अब जहां पर दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहां पर ये बताइएगा कि आपका अपना हल्का था, आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपके हल्के में क्या हुआ शेख साहब? लोगों को मैं पसंद नहीं आया, बस और क्या मैं कह सकता हूँ इस बारे में, और तो मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कि मैं यही कहूँ। शायद मेरी गलती होगी, या मेरी शक्ल पसंद नहीं आई लोगों को, या मेरा अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया, ये भी हो सकता है। मतलब आपको धांधली का गिला तो नहीं है ना शेख साहब, आपको धांधली का गिला शिकवा तो नहीं है? नहीं, मैं क्यों करूंगा गिला शिकवा भाई? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपनी गलतियों को दूसरों पे डाल देते हैं। कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, कोताही होगी, मेरे साथियों की होगी, मेरी होगी, कहीं ना कहीं तो गलती होगी जिसका हमेशा भुगतना है। कोई नहीं, ये होता है, पार्ट ऑफ गेम। दो शख्स लड़ते हैं तो एक ने तो जीतना है, एक ने हारना है, बस ठीक है, हो गया, आगे देखिए। लेकिन शेख साहब, आपके 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 माजी में जो इत्तेहादी रहे, अपोजिशन में भी, हुकूमत में भी, मौलाना साहब इस वक्त आप दोनों जमातों से, दोनों बड़ी जमातों से दूर हैं, नाला भी हैं, वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं, वो PTI के साथ अब बातचीत भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं। आप समझते हैं कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनको दूर नहीं जाना चाहिए था आप लोगों से? कभी कभार मैं ये कहता हूँ कि अक्सर, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया ना कि मौलाना साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, मतलब पता नहीं किस किस्म के अल्फाज वो अदा कर रहे हैं, और ये तो उसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। जो कुछ PTI के सरबराह ने उनके लिए, उनकी शान में कसीदे पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा दिल है भी उनका, मौलाना साहब का, कि वो फिर उनकी बात सुन रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी कोई चंबे वाली बात है। मौलाना साहब का अपना एक सोच है जी, उनका अपना एक फैसला है। PTI से बात करें, ANP से बात करें, या किसी से भी बात करें, मैं इस मामले में तो बिल्कुल कोई ऐसा अल्फाज अदा करने को तैयार नहीं हूँ जो कि उनकी तबीयत नाजुक पे ग्राह गुजरेंगे।
तो मुझे आप इससे थोड़ा सा अलग ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शेख रोयल अस्कर गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने एक अहम बात की है और वो बात यह है कि शेख साहब का ये उनकी अपनी ज़ाती सोच है कि जब मियाँ साहब वापस आए तो वो वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती कि वो इतना स्ट्रेस ले सकें। और ये इंतखाबात से कबल डिसाइडेड था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे बल्कि शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे, लेकिन इंतखाबात से कबल इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया ताकि जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो मायूस ना हों। और ये उन्होंने वाज़े किया कि ये उनकी ज़ाती सोच है। तो अब देखें कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली के इजलास का मामला है और जो दीगर इशूज़ हैं, उन तमाम इशूज़ पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।